नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई शहर में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की बैठक समाप्त हुई। इसकी समाप्ति पर एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ भी बना जिसमें 28 जितनी अलग अलग पार्टियों के शीर्ष नेता, कई सारे मुख्यमंत्री और कई सारे जन नेता हमें देखने मिले। अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर इस मीटिंग से हासिल क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ। तो दोस्तों, हमें तीन चीज जो थी वो निकलकर एकदम साफ तौर पे सामने आई, वो दिख रहा है। एक, कि इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि हो सके उतनी अधिक से अधिक बैठकों पर इंडिया के उम्मीदवार एक दूसरे से न टकराते हुए बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट करें। दूसरी बात जो तय हुई वो ये तय हुई कि जल्द से जल्द पब्लिक रैलीज शुरू की जाए और सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच उछाला जाए। और तीसरा जो नारा दिया गया, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। शायद ये भारत इसलिए आया क्योंकि इंडिया को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारे कई सारे ऐसे कैंपेनिंग वर्ड्स आए थे जो कि परेशान करने वाले थे और एक ठप्पा लग सकता था कि इंडिया यानी ये ईस्ट इंडिया वाले हैं, ये तो वैसे ही विदेशी मूल का मुद्दा उठता। तो भारत यानी कि एक सिग्नल बहुत क्लियर है कि हम इंडिया के ट्रेडिशन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, एक जो चौथा मुद्दा जो सामने आया वो ये है कि कन्वीनियर की जरूरत क्या है। ये जो 13 लोगों की टीम बनी है, यही 13 लोगों की टीम स्थानीय स्तर पर सारे मुद्दों पर चर्चा करे और स्थानीय स्तर पर इश्यूज को आइडेंटिफाई करे, स्थानीय स्तर पर ही मुद्दे सुलझाए जाएं, उम्मीदवार तय हो, प्रचार शुरू हो जाए और सीधे चुनाव मैदान में कूद लिया जाए। दोस्तों, अगर हम ध्यान से बीजेपी को स्टडी करेंगे तो बीजेपी इससे एकदम विपरीत रूप से आगे चल रही हो ऐसा लगता है। सारे फैसले कहां होते हैं? दिल्ली में होते हैं। टिकट किसे मिलेगी, कौन तय करेगा? दिल्ली में बैठे हुए तय करेंगे। कोई शुभ मुहूर्त है, उस दिन अगर कोई बहुत बड़ा उद्घाटन करना है तो पहला प्रेफरेंस किसे देना चाहिए? तो जिसे हम सबसे बड़ा नेता मानते हैं उन्हें देना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहां पे अब दो पैटर्न्स, पॉलिटिकल पैटर्न्स दिखाई दे रही है। एक पैटर्न यानी पंचायत राज, स्थानीय स्वराज समिति वाली पैटर्न कि स्थानीय स्तर पे बात करो, स्थानीय स्तर पे मुद्दे सुलझाओ, स्थानीय स्तर पे उम्मीदवार दो, लोकल आदमी दो, एक हो जाओ और नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ो। और दूसरी पैटर्न इस समय जो बीजेपी में है वो दिख रही है कि अहम फैसले, इंपॉर्टेंट फैसले, दिशा निर्देश ये शीर्ष स्तर पर लिए जाएंगे, वहां से वो फैसले क्रोल डाउन होते होते नीचे तक आएंगे। तो ये दोनों ही पैटर्न एक दूसरे से एकदम अलग हैं। दोनों गठबंधन की संस्कृति अलग है, विचार अलग है, इनकी सोच अलग है। और अगर हम वोट्स की बात करें तो विपक्ष में जो जा बैठे हैं उनके पास लगभग 23.5 करोड़ वोट है और जो इस समय सत्ता में है उनके पास 22.5 करोड़ वोट है। तो कुल मिलाकर के एकदम टाइट टू टाइट मुकाबला। पब्लिक को तय करना है इधर जाना है या उधर जाना है। आज इस पूरे मुद्दे पर हॉलिस्टिकली बात करने के लिए, सैद्धांतिक रूप से बात करने के लिए, पैटर्न, हाइब्रिड पैटर्न पर चर्चा करने के लिए और क्या ये पैटर्न बीजेपी को डिफीट कर सकती है या नहीं, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है और डिफेक्टिवनेस कितनी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है
विश्वास उतगी जी। विश्वास जी 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। विश्वास जी का परिचय जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो एक अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट तो हैं ही, लेकिन उन्होंने कई सारे यूनियंस की अगुवाई की है। बैंकिंग सेक्टर में उनका पूरा का पूरा करियर है और वो पूरी तरह से राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करना, आकलन पर कुछ न कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना, इसका शौक भी रखते हैं। विश्वास जी 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड मॉडल की। जो हाइब्रिड मॉडल इस समय इंडिया पेश कर रहा है, इसकी इफेक्टिवनेस आपको कितनी दिख रही है? इंडिया का जो मॉडल बना है वो एक चर्चा के स्तर पर बहुत, मेरे ख्याल से एक साल तो हो गया कि चर्चा के स्तर पर था, जिसे नीतीश कुमार ने हर एक पार्टी के लीडर्स को जाके मुलाकात की। यहाँ से शुरू होता है कि इंडिया फॉर्मेशन। बात इंडिया की तब से चली है, नाम इंडिया का अभी मिला है, लेकिन पहल जब की नीतीश कुमार ने तो अपने राज्य में वामपंथी 3 दल है, समाजवादी विचारों के 2-4 गुट है, इन सबको, और वो खुद एक समाजवादी विचारधारा के है, तो विचारधारा विपरीत होते हुए भी या भिन्न होते हुए भी उनको साथ में लाना, ये पहली कोशिश उन्होंने की। अब वो ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने सेंटर में जो बीजेपी है उनके साथ 2 बार कोएलिशन किया है, और अभी विपक्ष में जो है तो पहले से उनकी विचारधारा देखी जाए तो लोहिया जी की जो विचारधारा थी उनसे वो मेलजोल है। अब वो आरजेडी के साथ है, वे आरजेडी के साथ उन्होंने दुश्मनी भी की है और दोस्ती भी की है। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी की एक पहल, जो आपने कहा कि हाइब्रिड, ये इंडिया के बारे में आपने कुछ एक शब्द पर, और जो आपने प्रस्तावना की, बहुत अच्छी प्रस्तावना की आपने, कि आज के माहौल में एक एनडीए का एक फ्रंट है और वो एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है एनडीए में, जहां इंडिया फॉर्मेशन में अब 28 पार्टी आ गई। अब नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी तो वो 15 भी आए नहीं थे, और उसमें से एक सवाल था कि आप पार्टी आएगी कि नहीं। टीएमसी कहती थी हम मिलेंगे तो पटना में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि पटना की भूमि जयप्रकाश नारायण की भूमि है, जो क्रांतिकारी भूमि है, वगैरह वगैरह। तो विभिन्न पॉलिटिकल ओपिनियंस, फॉर्मेशंस, उनको साथ लाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, ये तो हम जानते हैं। अब सवाल ये है उसका फाइनल प्रोडक्ट, वो यहाँ पर इंडिया के सवाल में, अभी वो 15 पार्टीज की 28 पार्टीज बन गई। अब इन 28 पार्टियों में ऑलमोस्ट सभी वामपंथी दल हैं। वैसे देखा जाए तो अगर कांग्रेस को हम सेंट्रल पार्टी कहें, लेकिन वो राइटिस्ट पार्टी नहीं है। अगर बीजेपी को राइटिस्ट पार्टी का एक, खुद भी वो राइटिस्ट ही कहते हैं पहले से, 1952 जनसंघ था तब से, तो जनसंघ का ही बीजेपी बना है 1980 में। लेकिन चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको गांधीयन सोशलिज्म का पहले एक प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन बहुत कम दिनों में वो नाम भी गांधीयन सोशलिज्म खत्म हो गया, और भारतीय जनता पार्टी, ये एक ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के पीछे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक धारा है, विचारधारा है, ये पहले से तय है। सवाल ये आता है नीतीश कुमार की पहल, अभी बीजेपी का पहल, अब इसमें जो एक फॉर्मेशन बना है एनडीए वर्सेस इंडिया, तो ये हाइब्रिड की जो बात आपने की, तो इसमें विभिन्नता है, हाइब्रिडनेस है, लेकिन देश ही पूरा ऐसा है हमारा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो, या गुवाहाटी से, आसाम से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके आप कच्छ या सौराष्ट्र का आ जाओ, हमारी डाइवर्सिटी में एक यूनिटी है। ये हम 1947 से अब तक देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और ये हमारे संविधान का भी एक विशेष रूप है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये इंडिया फॉर्मेशन जो संविधान के संरक्षण में खड़ा है, ये उनकी बुनियाद है विचारों की। और ये विचारों की लड़ाई जो राहुल गांधी कहते थे, वो गांधी जी के विचारों की लड़ाई और आरएसएस के विचारों की लड़ाई, अब वो इंडिया के विचारों की लड़ाई और इंडिया के विचारों की लड़ाई। तो ये 2 फॉर्मेशन जो आपने जो वर्णन किए हैं, मैं इसमें इतना ही खुलासा करना चाहता हूं कि इन 2 विचारधाराओं की टक्कर
जो उनके नेताओं के जो एक 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट उन्होंने पटना से लेके अब तक कहा है मीडिया के सामने, उसे यही मालूम होता है कि अभी उन्होंने उनके जो विभिन्न आइडियोलॉजीज है उसको बाजू में रखा है। दूसरी बात वो सामने लाने की कोशिश करते हैं कि हम इंडिया है, हम भारतीय है, और हम जो आपने कहा ना कि इंडिया एक फॉरेन वर्ड है और ईस्ट इंडिया में इंडिया है, तो अभी जैसे कहा आपने कि जीतेगा इंडिया, वो तो रखा है उन्होंने, लेकिन जुड़ेगा भारत। तो बिल्कुल भारत बिल्कुल। को जोड़ने का एक प्रयास करने के बाद ही इंडिया जीतेगा, ये भी एक सिग्नल है। और इसीलिए 15 पार्टी ये बाद में बने, 15 पार्टी मेरे ख्याल से बाद में 26 बने, अभी 26 के 28 बने। तो भारत जुड़ने का एक प्रोसेस जो है जोड़ो भारत से शुरू हुआ, तो जोड़ो भारत अभी जुड़ेगा भारत बना है, और जुड़ेगा भारत तभी जाके इंडिया जीतेगा। तो ये एक विचारधाराओं की लड़ाई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये इंडिया के जितने भी लोग वहां पे थे, तब उन्होंने, आपने जैसे कहा अभी अभी वो इंडिया भारत बन गया, हाँ सही बात है। भारत की एक और विशेषता ये है कि भारत के 142 करोड़ लोग, हम अभी भी कहते हैं ये देश किसानों का है, ये देश गरीबों का है, और वो रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में रहता है। इसलिए भारत शब्द जो भरत मुनि के वक्त से, भरत मुनि के वक्त से भारत है, और भारत को हिंदुस्तान कह के कुछ लोग पुकारते भी होंगे, लेकिन इंडिया ये फॉर्मेशन अगर ईस्ट इंडिया का फॉर्मेशन है, तो मैं ये कहूंगा कि भारत और भारतीय ये शब्द प्रयोग हमारे संविधान के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से आए हैं। और वो ये कहते थे हम पहले भारतीय हैं, हम भारत हैं, हम पहले भारतीय हैं, तो वी आर द फर्स्ट इंडियंस, हम पहले भारतीय हैं। ये शब्द प्रयोग है ना, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का शब्द प्रयोग है। मैं समझता हूँ भारत ये शब्द प्रयोग सर्वार्थी करेक्ट है, और जब तक भारत जुड़ेगा नहीं ना, तब तक इंडिया ताकतवर नहीं होगा। और जब तक इंडिया का जो विचारधारा है, अगर उनको इंडिया का परास्त होना है, आपने सही बात बताया, फासला कितना है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, इससे ज्यादा तो फासला है नहीं। तो ये फासला अगर केंद्र में सत्ता है इंडिया की, मतलब भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, उनकी एक विचारधारा वो आरएसएस की है, अगर उनसे कुछ टक्कर लेनी है तो इंडिया को कोशिश करनी पड़ेगी भारत को जुटाने की। और इसलिए उन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग नारा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये थेरोटिकली इसमें हाइब्रिडनेस आप जो देख रहे हैं, तो मेरे कैसे कि इट इज नॉट ए मैडनेस इन मेथड इन मैडनेसनेस या मेथोडोलॉजी इन मैडनेसनेस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस है जो भारत जोड़ने की प्रक्रिया को अभी भी पूरा करने का वादा करती है, और जब तक वो पूरा नहीं होता। विश्वास जी, एक एक मुद्दे पर स्थानीय मुद्दे सारे उड़ जाते हैं। हाँ जो सबसे बड़ा थ्रेट हमको, मतलब जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है, हाँ जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, हाँ हम देखते हैं कि इंडिया के पड़ोस में एक टेररिस्ट कंट्री है, इंडिया के साउथ में एक ऐसा कंट्री है जो फाइनेंशियली डीप ट्रबल में है, पूर्व की तरफ हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका फॉर्मेशन इंडिया ने किया हुआ है। उसके बाद के जो कंट्री देखते हैं, चाइना जो सुपर पावर है। तो जब सराउंडिंग प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं, तब ये मुद्दा खड़ा होता है कि आपको स्थानीयता चाहिए या आपको राष्ट्रीयता चाहिए। और जिस कंट्री के पास लगभग 1000 साल तक गुलाम रहने का, जिसके ऊपर सिक्का लगा, कई लोग उसे गुलामी नहीं मानते, कई लोग मानते हैं, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। रूलर्स इंडिया को रूल करने के लिए इंडिया में आए, और आके पता चला कि मेरा कंट्री छोड़ो, यही कंट्री वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है, और वो यहीं के हो गए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और अंत में फिर यहीं से चल बसे भी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट, ये मानना पड़ेगा फैक्ट। सो द पॉइंट विच कम्स हियर इज कि जब नेशनलिज्म की बात आती है तो लोग स्थानीयता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कितना बड़ा डिफेक्ट हो सकता है इंडिया के लिए? यहाँ पे मैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख रहा हूं।
मतलब मैंने जब कहा कि डाइवर्सिटी में ही इंडिया की यूनिटी है, और ये कहने वाली बात नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत है। कश्मीर एक बहुत ही अलग मतलब कल्चर, हिस्ट्री और वहाँ की ज़रूरतें अलग है। तमिलनाडु के अलग है, केरला के अलग है, वैसे ही ईस्ट में और वेस्ट में भी है। कहने के लिए ऐसे 12 या 13 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये डाइवर्सिटी प्रोक्लेम्ड है। बहुत सारे आदिवासी बहुल स्टेट है और बहुत सारे अर्बन ओरिएंटेड स्टेट्स हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग का पता ही नहीं है। इसलिए सभी लोगों की जरूरत के लिए इन सभी लोगों की एकता का एक बंधन जरूरी है, वो इंडिया है। अब इसमें आपने लोकल और ग्लोबल का भी एक इश्यू है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी देश आज के तारीख में, मतलब मैं तो कहता हूँ 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आधे के बाद, या ज्यादातर 70 साल होने के बाद, 19वीं शताब्दी के 70 साल होने के बाद के 30 साल, अभी के 25 साल, मैं ये मानता हूं कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दुनिया का एक दूसरे से रिश्ता था। कोई भी देश बड़ा हो या छोटा हो, वह अपने आप में दूसरे देश से रिश्ता रखता था, और यही एक ग्लोबलाइजेशन का पहला दौर है जो 200 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में शुरू हुआ है। हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन चाहे पिछले 40, 45 या 30 साल पहले की भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ इज ए फिनोमेना फॉर लास्ट 200 ईयर्स। और इसीलिए इस देश में ब्रिटेन सत्ता करती थी, लेकिन यहाँ का पूरा टेक्सटाइल मैनचेस्टर के लिए काम करता था। ये जो है, और यहाँ की संपत्ति वहां पे लेके गए। लेकिन फिर भी सवाल है, आज की तारीख में भारत में हम उत्पाद, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू आता है, विश्वास जी, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू आता है, तो फिर ये लोकलिज्म उड़ जाता है, वो टिकता नहीं है। क्या ये आपका भी ऑब्जर्वेशन है? मैं लोकल इश्यूज, लोगों की संस्कृति, लोगों का शिक्षण, लोगों का आरोग्य और उनका जो आर्थिक जीवनमान जो है उसके और उससे सांस्कृतिक विषयता है, इसके बारे में लोकलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे किसी भी देश के बारे में मैं मानने वाला आदमी हूँ। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू जब आपने लाया, तो जो पाकिस्तान, जो आपने नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ वो टेररिस्ट स्टेट है, बट पाकिस्तान इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड बाय सम बिग पावर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। सो फार सो गुड। लेकिन क्या अभी आपने चीन को नाम, एक बहुत बड़ा ये नाम लिया है, जो पावर है, ट्रेडिंग पावर है, फाइनेंशियल पावर भी है, तो क्या चाइना आज पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करता? आपने एक टेररिस्ट का नाम लिया, मैं और एक टेररिस्ट का नाम लेता हूं, जो एक बहुत अच्छा देश अफगानिस्तान, जो हमसे दोस्ती करता था और जुड़ा हुआ था। क्या अभी अफगानिस्तान है, वो तालिबान है? व्हाट इज तालिबान आफ्टर ऑल? जहां तक मेरी जानकारी है, तालिबान ये वहां के टेररिस्टों ने कब्जा का हुआ अफगानिस्तान का कब्जा किया है, और इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। अगर उसकी पार्श्वभूमि देखी जाए तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में निर्माण किया गया तालिबान को या अलकायदा जैसे टेररिस्टों को, ये कहां से पैदा होते? क्या हम, ये भारत देश के बगल में नहीं है? क्या ये भारत देश को खतरा नहीं है? मैं आगे जाके और भी कहूंगा सिक्योरिटी के बारे में। मैं तो ये कहूंगा कि सोवियत इंडिया ट्रीटी हुई थी पहले सोवियत संघ से, उसमें से 370 जो संविधान में लिखा हुआ सुरक्षा है कश्मीर का, वैसे एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी ट्रीटी इंडिया और सोवियत यूनियन का था, उसमें भी सियाचिन की सिक्योरिटी थी। क्या हम भूल गए ये सब? क्योंकि सियाचिन के ऊपर अगर अमेरिका नजर रखता है वाया पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाए, अमेरिका के हाथ में नहीं जाए, और वो रशिया के भी हाथ में नहीं जाए, क्योंकि वो मेरा सियाचिन है, मेरे हिमालय का वो भारत का हिस्सा है। अब अगर वो चाइना के हाथ में जा रहा है तो मुझे वो खतरा नहीं है? 370 जाने के बाद आज 1.5 लाख का पूरा आर्मी गलवान के पास आया है, क्योंकि 370 हट गया है। और हमारे देश में अगर हमारे नेता कहते हैं अब मैं पीओके लेके रहूंगा और मैं अक्साई चीन के लेकर रहूंगा, ये बात पार्लियामेंट में बोली गई है, इसलिए 1.5 लाख सेना चाइना का वहां पे मौजूद है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपने जब जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात की, तो चाइना आज पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, ये अमेरिका को थ्रेट है। और तालिबान जिसका क्रिएशन हम जानते हैं किसको कौन अभी भी सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया इज अंडर ए थ्रेट। और फ्रॉम इस तरफ से और उस तरफ से
कोई पावर फाइनेंशियल रखता है फिर भी थ्रेट है, और कोई मिलिट्री पावर है वो भी थ्रेट है, कोई प्रॉक्सी है, कोई डायरेक्ट थ्रेट है। इसलिए इंडियन सिक्योरिटी इज सेल्फ इन द बिग रिस्क जोन, और इसलिए अखंडता देश की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए अंदर की जो लोकलाइज संस्कृति है, भाषा है, संविधान है, ये सब इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिस्क में, रिस्क जोन में आते हैं। और इसलिए बात चलती है जिसका रिलीजन बड़ा है उसकी सत्ता हो। यही बात तो तालिबान ने की, यही बात तो मुस्लिम देश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं भूले कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक सऊदी अरेबिया छोड़ के कोई भी मुस्लिम देश नहीं खुद को कहलाता है, और इस्लाम देश धर्म होने के बाद भी वो सही ढंग पे नहीं है, वो बड़े देश नहीं है, वो अच्छे देश भी नहीं है, और पाकिस्तान शायद उनमें से सबसे बुरा देश है, वो हमारा दुश्मन है, ये हमको मालूम है। इसलिए रिलीजन के आधार पर कोई भी देश सिक्योर नहीं हो सकता, कोई भी देश बड़ा नहीं हो सकता। वो सिक्योर होने के लिए हमारी अंदरूनी एकता, हमारे संविधान के तहत, हमारे डेमोक्रेसी के तहत एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एनडीए को और इंडिया के ये दोनों परसेप्शन जो है वो सिक्योरिटी के तहत, मैं 370 का भी इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि हम इसके अभ्यासक हैं। हम जानते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी इज ए फेसिंग ए बिग रिस्क, और इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये भी खतरा हो गया। तो हम जिसके ऊपर निर्भर थे एक्सपोर्ट के लिए वो पीछे हट रहे हैं, और हम अभी अदानी का मामला सामने आता है तो हमारे पार्टनर अदानी के चाइनीज दिखाई देने लगे। मैं बात यहीं पे खत्म करता हूं। जी विश्वास जी, आपने बहुत ही डिटेल में हमको बात बताई। अब ये बात पब्लिक को तय करनी होगी कि उन्हें कौन सा मॉडल पसंद है। सोचने के लिए 180 दिन का वक्त है, करेक्ट। और इस 180 दिन के अंदर जैसे हम दोनों डिबेट कर रहे हैं वैसे सैकड़ों डिबेट होने वाली है। लोग ऐसी डिबेट देखें, डिबेट से अपना विचार खुद करें, अपना ओपिनियन बनाएं, और जब वक्त आएगा तो लोग जाके बटन दबा देंगे। आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, एनडीए और इंडिया दोनों के बीच में बिल्कुल अलग अलग विचारधारा ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी के तहत भी लड़ाई होना तय है। हमें देखना यह है कि इस लड़ाई में आने वाले दिनों में प्रचार से लेके प्रसार तक कौन आगे बढ़ता है और कौन जीतता है। दोस्तों, इस वीडियो में, इस डिबेट शो में, इस चर्चा सत्र में अगर आपको दिलचस्पी हुई हो, आपको अगर ये डिबेट शो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अपने भी विचार इस विषय पर कुछ हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और 4 PM महाराष्ट्र इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे मुद्दे लगातार चर्चा करते रहते हैं और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।